इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मोशन स्टार्ट होता है, गति स्टार्ट होती है, वो किस कारण से स्टार्ट होती है। वहां पे मैंने बताया था कि ऑब्वियसली मोशन जो होता है फोर्स के कारण, बल के कारण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बल, बल के बाद देखेंगे अरस्तु की भ्रामकता, और फिर न्यूटन के जितने लॉ हैं हमारे, उसको देखेंगे। तो पहले फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, बल, जैसे डेफिनेशन इसका है कि बल धकेल अथवा खिंचाव, पुश या पुल की प्रक्रिया को कहते हैं, जो या तो किसी वस्तु को विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर हम किसी गुब्बारे को क्या करें, दबाएं, आकार भी बदल सकता है, वस्तु के आकार को भी चेंज कर सकता है, दिशा भी बदल सकता है, विराम से गति की अवस्था और गति से विराम की अवस्था में ला सकता है या लाने का प्रयास करता है। फोर्स हमारा, ये फोर्स भी कई टाइप के होते हैं, और गति का मेन काज जो होता है बल होता है, हमारा फोर्स ही होता है। तो गति का कारण यांत्रिकी में, जो हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उसके सामान्य बल क्या होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, संतुलित बल, असंतुलित बल, ये बहुत है। लेकिन यहाँ पे हम सामान्य बल की बात करेंगे, धक्का या खिंचाव, पुश या पुल, भार, वेट, और यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया, और स्प्रिंग बल, और तनाव, तनाव जो टेंशन होता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। यहाँ पे फोर्स हमारा धक्का वाला है, यहाँ पे फोर्स खिंचाव वाला है, यहाँ पे भार और अभिलंब प्रतिक्रिया। तो भार हमेशा वेट जो होता है नीचे के तरफ, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करती है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया, वेट नीचे की तरफ सीधा, और अभिलंब प्रतिक्रिया जो होगी वो जो इंक्लाइन प्लेन है, आनत तल है, उसके अभिलंबवत, लंबवत होगा। तो ये हमारा आर है। यहाँ पे अगर कोई वाल है, दीवाल है, वहां पे कोई वस्तु को हम क्या करते हैं कि धक्का देकर रोके हैं, तो फोर्स यहाँ पे धक्का है, तो अविलंब प्रतिक्रिया उसके ठीक नॉर्मल अविलंबित हो जाएगी, और वेट जो होगा वो नीचे के तरफ वर्क करेगा। तो वेट जो होता है यहाँ पे इस तरफ नीचे की तरफ वर्क करेगा, तो वेट होगा यहाँ पे नीचे की तरफ। अब स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे तो जो हमारी बॉडी है उसका अवलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की तरफ, और वेट जो होगा वो नीचे की तरफ वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा देते हैं, तो ये फोर्स और ये हमारा फोर्स हो गया। फिर यहाँ की बात करें तो अवलंब प्रतिक्रिया R1 R2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे R1 और वेट हम W1 लेते हैं, यहाँ पे R2 और ये W2 ले लिए। अब फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ जो होता है कि एक फोर्स यहाँ पे वर्क किया, एक फोर्स यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स। अब आते हैं हम लोग, अब वेट है, तो यहाँ पे कोई बॉडी है, पिंड है, उसको अगर हम लटका दें तो वेट तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली वर्क करना है। लेकिन यहाँ पे अब एक फोर्स होगा टेंशन, और टेंशन हमेशा जो हमारी बॉडी होती है उसके अवे, मतलब ये बॉडी है, इससे अवे वर्क करेगा। तो टेंशन ऊपर की तरफ वर्क किया, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, तो यहाँ पे टेंशन हमारा वर्क करेगा, और ये तो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया, अवलंब प्रतिक्रिया। और यहाँ पे वेट W1, इसको ले लें, अवलंब प्रतिक्रिया R2 और वेट W2। अब इसके अंदर देखें तो
अब ये वाली बॉडी है तो इसके लिए इससे दूर टेंशन हमारा लगेगा, और ये बॉडी है ये वाला, तो इससे दूर अवे, मतलब टेंशन हमेशा अवे होता, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर होता है। अगर यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग हमारी एक ही है, अगर यहाँ पे हम एक और बॉडी रख दें तो स्ट्रिंग जब चेंज होती है तो अब यहाँ पे जोड़ दें, तो स्ट्रिंग जब चेंज होती है तो टेंशन भी चेंज हो जाता है, तब इसको हम T1 और T1 लेंगे, और यहाँ पे T2 लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे T2, ये हो जाए। यानी स्ट्रिंग चेंज हुए तो टेंशन भी चेंज होगा, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं एट वुड का मशीन, इसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, एट वुड का मशीन भी बोला जाता है इसको। अब वेट तो जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ, तो पहले वाला अगर इसका हम M1 मास मान लें तो वेट जो होगा W1 M1G होगा। अगर इसका मास जो होता है M2 मान लें तो इसका वेट जो होता है W2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं M2 और G, इसके लिए हम वेट लिख सकते हैं M1 और G, ये हो गया। अब टेंशन की बात है, तो अगर इस बॉडी से देखें तो बॉडी से अवे टेंशन इस तरफ वर्क करेगा। अब चूंकि ये पुल्ली को मासलेस माना जाता है, तो ये यहां से ऐसे जो हमारा स्ट्रिंग है चेंज नहीं हो रहा है, तो स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा है तो इधर भी टेंशन हमारा वही होगा, टी ही ले लेंगे, यहाँ पे भी टेंशन को टी ले लेंगे, तो दो सेम टेंशन यहाँ पे हो। लेकिन अगर यही बात करें कि इस जगह पर अगर हम अगर कोई वेट और दे दें तो यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन बदल जाएगा, ये इस बॉडी के लिए ऊपर की तरफ T1 और इस बॉडी के लिए नीचे की तरफ तो ये T1, इस तरह से हो, यानी स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेट यहाँ पे हो गया, और फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे ये हमारा इससे रिलेटेड करते हैं ये, तो अब जो होता है कि इस और ये इस तरफ है, तो इसका अगर मास मास तो छोड़ देते हैं, अभी ये देख लेते हैं कि इस बॉडी के लिए टेंशन किधर होगा, नीचे की तरफ अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये ले लिया। और यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर टी ले लिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, स्ट्रिंग चेंज हो रहा है तो इसको हम T1 लेंगे, और इस बॉडी के लिए कौन सा लेंगे, T1, यानी इस स्ट्रिंग में सेम होगा टेंशन, इस स्ट्रिंग में सेम होगा, फिर स्ट्रिंग बदलेगा, टेंशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि अगर सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ तो टेंशन भी बदल जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अरस्तु की भ्रामकता क्या थी, अरस्तु का भ्रम क्या था। अरस्तु ने कहा कि किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता हो। अरस्तु ने ये कहा कि किसी भी पिंड, इसको बोलते हैं एरिस्टोटल फॉलेसी, और अरस्तु ने कहा कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। स्थलीय गतियों में अगर देखें तो अरस्तु हमारा गलत भी नहीं है। अब गलत क्या था वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अधिकांश स्थलीय गतियों में यही सामान्य अनुभव होता है, पिंडों को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बलों की आवश्यकता होती है, प्रतीत होती है। अब बात तो होती है कि अरस्तु क्या था। अरस्तु जो होता है घर्षण बल, जो फ्रिक्शन होता है, उसको अपने ध्यान में नहीं रखा। अब यहाँ पे गैलीलियो का हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक आनत तल के लिए, और ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ला ऑफ इनर्शिया कहलाता है, गैलीलियो का प्रयोग है। तो गैलीलियो ने दो प्रयोग किए, एक तो एक आनत तल के लिए क्या, सिंगल इंक्लाइन प्लेन के लिए, और दूसरा क्या है द्वि द्वि आनत तल के लिए। तो पहले यहाँ पे एक सिंगल आनत तल के लिए लेते हैं। अब देखें कि ये यहाँ पे पिंड है
और ये किए हैं। उन्होंने कहा कि आनत तल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तु त्वरित होती, यानी आनत तल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तु त्वरित होती है। यहाँ पे जो गतिमान वस्तु है उसमें क्या होगा, त्वरण होगा। तल पर ऊपर की ओर जाने वाली वस्तुओं में मंदन होता है, इसमें क्या होगा, मंदन होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, रिटार्डेशन होगा। अब अगर क्षैतिज समतल की बात करें, क्षैतिज समतल, यहाँ पे ले लें क्षैतिज समतल, तो क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थिति होगी। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में न तो त्वरण होना चाहिए और न ही मंदन, अर्थात इसे एक समान वेग से गति करते रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो दिख गया कि त्वरण हो रहा है, यहाँ मंदन हो रहा है। तो अगर समतल हो जाए हमारा तल, तो यहाँ पे तो न तो त्वरण होगा न ही मंदन होगा। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु है गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करती ही रहेगी। अब गैलीलियो ने क्या किया कि द्वि आनत तल के लिए किया, और द्वि आनत तल के लिए हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे द्वि आनत तल के लिए इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। अब देखिए कि यहाँ पे इन्होंने जिस हाइट से, मतलब यहाँ से जिस हाइट से इन्होंने इस गेंद को छोड़ा, उसी हाइट तक गेंद जो होती है पहुंच गई, यानी सेम दूसरे, अब क्या हो गया कि सेम हाइट तक पहुंची। अब जो यहाँ पे हमारा इंक्लाइन प्लेन पहला ये है और दूसरा, तो अब दूसरे प्लेन को क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम स्लोप जो होते हैं कम करते हैं। तो गेंद को उसी हाइट तक, मतलब पहुंचने के लिए और अधिक दूरी चलना पड़ा, यानी यहाँ पे गेंद है तो उसी हाइट तक पहुंचने के लिए कुछ अधिक दूरी चली। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर ये दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है, अगर इसको हम समतल कर दें तो फिर ये अनंत काल तक चलती ही रहेगी। किस पोजीशन में, कि घर्षण न हो। तो अगर दूसरा इंक्लाइन प्लेन अगर समतल हो जाए तो ये गेंद जो होती है कि वो अनंत काल तक क्या होगी, चलती ही रहेगी। तो गैलीलियो ने आ, यहीं पे जो अरस्तु की भ्रामकता थी, अरस्तु ने घर्षण को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर घर्षण बल अनुपस्थित हो, एयर फ्रिक्शन या घर्षण बल अनुपस्थित हो, तो एक बार गेंद को हम छोड़ दें तो वो गति की अवस्था में हमेशा बनी ही रहेगी। यानी गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य हो तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है, और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील ही रहता है। वस्तु के इस गुण को ही जड़त्व कहते हैं, यही इनरशिया कहलाता है। अब आते हैं, ये देखते हैं कि जड़त्व का अर्थ क्या होता है। जड़त्व का मतलब जड़ धनत्व, यानी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। अगर कोई चेंजिंग हो रही है तो उसके प्रति जो विरोध होता है उसी को बोलते हैं जड़त्व, इनरशिया। आप न्यूटन का प्रथम नियम, इनर्शिया को हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। गैलीलियो ने जो अपना एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला, न्यूटन का प्रथम नियम वही है, जड़त्व का नियम ही कहलाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, और एक समान वेग से गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब न्यूटन के पहले नियम से गणितीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, गणित फॉर्म में मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि यदि F इक्वल टू जीरो, तब A इक्वल टू जीरो। F इक्वल टू मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो तो त्वरण भी क्या होगा,
जीरो ही होगा, त्वरण भी हमारा जीरो होगा। बाय बल शून्य हो तो प्रथम नियम के अनुसार बल वह कारक है जो किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। यानी पहला नियम से ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल ही कारक है जो किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि यह नियम गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, यानी परिमाणात्मक नहीं है। गुण को बताता है, यानी ये तो बताता है कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन कितने बल की आवश्यकता होती है ये नियम जो होता है, प्रथम नियम ये नहीं बताता, वो दूसरा नियम बताए। यानी यह नियम गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। गुण को बताता है, यानी त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन कितने बल की आवश्यकता होती है ये नहीं बताता है। आ, ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि यह गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है। अब जड़त्व क्या होता है और कितने जड़त्व होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु स्वतः अपने विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलती है, जड़त्व का। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु स्वतः अपने विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलती है, जड़त्व कहते हैं। यह हमारा जड़त्व तीन तरह का होता है। एक हमारा जड़त्व होता है विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप बस में बैठे हो और बस अचानक चल दे तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये विराम के जड़त्व का एक एग्जाम्पल्स है। फिर जो होता है दिशा का जड़त्व है, गति का जड़त्व है। तो दिशा के जड़त्व का एग्जाम्पल ये है कि आप किसी चलती कार में बैठे हो और कार अचानक राइट साइड में अगर किसी कार्नर पर मुड़ती है तो आपको लेफ्ट साइड में गिर जाए। ये दिशा का जड़त्व है। और ये कहें गति का जड़त्व, तो इसका एग्जाम्पल्स है कि अगर चलती बस से आप उतरते हैं तो आगे की तरफ गिर जाते। इसका कारण भी आ, ये गति का जड़त्व होता है। जैसे ही हम पैर जमीन पर रखते हैं तो हमारा पैर तो विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये जड़त्व हमारे है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। और जड़त्व गति के जड़त्व को अगर डिफाइन करें कि किसी वस्तु की वह अयोग्यता जिसके कारण स्वयं वस्तु अपने गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती है। विराम का जड़त्व है तो किसी वस्तु की वह अयोग्यता, इनएबिलिटी, जिसके कारण वस्तु स्वयं विराम की अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकती। दिशा के लिए भी यही करेंगे कि किसी वस्तु की वह अयोग्यता, इनएबिलिटी, जिसके कारण वस्तु स्वयं अपने दिशा को नहीं बदल पाती, तो उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। ये तो हमारा पहला नियम था। न्यूटन के दूसरे नियम पर आते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है परिणात्मक है, मात्रात्मक है। ये इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और इसकी दिशा बल के दिशा के अनुदिश होती है। यानी फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होगा संवेग परिवर्तन की दर। यहाँ पे संवेग p, यहाँ पे मोमेंटम है और संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। और अब प्रोपोर्शनल है तो इक्वल लिखेंगे तो कांस्टेंट ले लेते हैं। बट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है एक्सपेरिमेंटली 1 के बराबर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू को 1 ले लेंगे। अब F इक्वल टू dp अपॉन dt और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है, तो p इक्वल टू m इंटू v रखेंगे। m सम
कुछ परिस्थितियों में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर यम को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट मानेंगे तो यम हमारा आगे आएगा। तो ये लिखेंगे यम डीवी अपॉन dt। यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यम इंटू ये। ये वेक्टर फॉर्म है। फोर्स यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। आ, ये कह सकते हैं कि यदि यम नियत नहीं है तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। एफ इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम इंटू वी। तो यम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। अब ये कब जो होता है मास हमारा वेरिएबल होता है, रॉकेट वाला सिचुएशन जब आता है, यहाँ पे रॉकेट वाला सिचुएशन ले लें, तो उस कंडीशन में जब यहाँ से गैस जो होती है क्या होती है, हमेशा बाहर की तरफ निकलती रहती है। तो मास जो होता है, ये मास जो होता है कम होता रहता है। तो यहाँ पे मास जो होता है हमारा वेरिएबल होता है। तो उस कंडीशन में तब जो होता है फोर्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ इक्वल टू एम ए। अब फोर्स को हम थ्री, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो थ्री डायमेंशन ले। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और एक्सलेशन को भी इसी तरह से हम ले सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। Therefore, हम एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड, ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा। न्यूटन का तीसरा नियम लिख सकते हैं। तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो बॉडी है, ये बॉडी और ये बी है। तो अब ए जो होता है बी पर रिएक्शन लगाएगा और बी जो होता है ए पर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी पर ए द्वारा जो फोर्स एक्ट किया गया वो एफ बी ए, और यहाँ पे बी द्वारा ए पर जो फोर्स अप्लाई किया गया उसको हम एफ ए बी लिख सकते हैं। अब ये दोनों फोर्स हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख लें। अब इसको हम ले आकर इस तरफ ऐड भी कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। यानी थर्ड लॉ ये कहता है कि जो हमारे नेचुरल फोर्स होते हैं, प्रकृति में जितने फोर्स होते हैं वो पेयर में उत्पन्न होते हैं। इंटरनल फोर्स प्रकृति में जितने भी आंतरिक बल होते हैं वो पेयर में उत्पन्न होते हैं, युग में उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी यहाँ पे अगर न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट देखें तो यह नियम बल की प्रकृति को बतलाता है। आ, दूसरी प्रॉपर्टी है क्रिया और प्रतिक्रिया बल है जो एक ही वस्तु पर नहीं बल्कि दो भिन्न वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक ने चाटा मारा तो थोड़ी देर बाद दूसरे ने मारा। तो एक्चुअल में जो क्या होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में टाइम लेग नहीं होना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ चलते हैं। दो वस्तुओं का होना, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान देना है। दो वस्तुओं का होना आवश्यक है और क्रिया और प्रतिक्रिया में टाइम लेग भी नहीं होना चाहिए। टाइम लेग करने के मतलब एक ने चाटा मारा तो दूसरे ने थोड़ी देर बाद चाटा मारा, नहीं। तो वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। क्रिया और प्रतिक्रिया बल साथ साथ कार्य करते हैं।
यानी जैसे ही आपने फोर्स लगाया, तो प्रतिक्रिया भी तुरंत शुरू हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रकृति में बल सदैव पेयर में उत्पन्न होते हैं, यानी जो इंटरनल फोर्स होते हैं, आंतरिक बल होते हैं, वो हमेशा युग्म में उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं।